Hello everyone, welcome to my online prep. So this is the part 2 of our previous year paper question series. So here we are discussing the previous year questions from the paper 4 of our JAIIB exam. This is the retail banking and wealth management. So यहाँ पे हम लोग in total 100 questions discuss कर रहे हैं जिनको compile किया गया है from the previous year questions, that is from the session May 2023. सारे shift में से important questions को हमने compile किया है. ये इंपॉर्टेंट है आपके नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए. सो 25 questions have already been discussed and the video has been uploaded on the YouTube channel of my online prep. If you haven't yet seen the video, go watch that. Also आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट 25 questions. We'll be following the latest pattern. अब क्या हुआ है, जो पैटर्न है क्वेश्चंस का ये चेंज हो गया है. डायरेक्टली ABCD करके 4 ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस नहीं आ रहे. अब या तो क्वेश्चंस आ रहे हैं, these are from multiple selection or these are from the case study type questions. So we'll be discussing these questions. मतलब maximum जो हम कर रहे हैं वो replica create करके आए previous year questions का. So now let us start with the first question of today's session. So the first question and 26th question from our series is PMSBY is dash. So यहाँ पे पूछा गया है जो PMSBY scheme है ये किसके लिए है. Given options are A savings account, B a term deposit, C an accidental insurance scheme और D a credit card. तो अगर हम लोग को इसका फुल फॉर्म पता होगा तो PMSBY क्या है? It is the Prime Minister सुरक्षा बीमा योजना. सुरक्षा बीमा योजना. तो ये किसके लिए? It is actually an accident insurance scheme. ये क्या कर रहा है? They are offering the accidental death insurance for any kind of accidental death as well as disability. डिसेबिलिटी में या तो फुल डिसेबिलिटी या पार्शियल डिसेबिलिटी दोनों आता है. सो एक्सीडेंटल डेथ या डिसेबिलिटी के केस में जो होल्डर है इंश्योरेंस स्कीम का उसको इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है. और ये क्या होता है? इट इज एक्चुअली रिन्यूएबल, दैट इज इट इज अ 1 year कवर एंड इट इज रिन्यूएबल फ्रॉम ईयर टू ईयर. सो ये है PMSBY. इट इज एन एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम. सो सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट द क्वेश्चन इज अ क्रेडिट कार्ड इज. तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है पर फिर भी लोग इसको गलत कर देते हैं. पूछा क्या गया है क्रेडिट कार्ड क्या है. गिवन ऑप्शंस आर ए इज इट अ टाइप ऑफ चेक, बी और इज इट अ टाइप ऑफ प्रीपेड कार्ड, सी अ मींस ऑफ पेमेंट दैट इज बैक्ड बाय बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और डी अ टाइप ऑफ डिपॉजिट अकाउंट. तो यहाँ पे क्या हो सकता है, लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है किस में, बी में और सी में. ये प्रीपेड कार्ड है या फिर ये a means of payment that is backed by banks and financial institutions. But there's no need to get confused. The right answer is C, that is it is a means of payment backed by banks and financial institutions. Prepaid card ये नहीं है. यहाँ पे क्या होता है, it actually allows the card holders or the customers to borrow money from the issuing bank or the financial institution and it is up to a pre-approved credit limit. हर कार्ड की एक pre-approved credit लिमिट होती है. इट इज टू मेक परचेजेस और ट्रांजैक्शंस. तो क्रेडिट कार्ड क्या होता है, ये पेमेंट मेथड होता है दैट इज बैक्ड बाय द बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. सो द राइट आंसर इज सी. मूविंग ऑन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज मनी ट्रांसफर्ड थ्रू द भारत QR. सो भारत QR एक पेमेंट मोड है. इससे किस तरीके से मनी ट्रांसफर किया जाता है. ए ऑप्शंस आर ए यूजिंग अ फिजिकल कार्ड, बी यूजिंग अ पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल, C directly to the user's linked bank account using IMPS और D none of the above. तो यहाँ पे जो भी ऑप्शंस हमको दिए गए हैं इसमें से सही क्या है, एक्चुअली द राइट आंसर इज D, दैट इज नन ऑफ द अबव. भारत QR में फिजिकल कार्ड, पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल या फिर IMPS नहीं यूज होता है. एक्चुअली यूज क्या होता है, इट इज यूजिंग अ UPI बेस्ड मोबाइल ऐप, अ UPI बेस्ड मोबाइल ऐप or a digital wallet or a digital wallet. This is used to transfer money using the Bharat QR. यहाँ पे क्या होता है, ये एक QR कोड होता है जो कि मर्चेंट के इट इज अवेलेबल एट द मर्चेंट्स प्लेस, यानी कि मर्चेंट पॉइंट ऑफ सेल पे वो एक QR कार्ड होता है, उसको हम लोग स्कैन करते हैं यूजिंग द मोबाइल ऐप और द डिजिटल वॉलेट. फिर उसके बाद जो पेमेंट होता है ये डायरेक्टली जो कस्टमर का लिंक बैंक अकाउंट है उससे मर्चेंट के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है. लेकिन पूछा क्या गया है, मनी ट्रांसफर किसके थ्रू होता है. सो इट इज ट्रांसफर थ्रू द
UPI based mobile app or digital wallet. So ये तीनों ही गलत है. The right answer is D, that is none of the above. Next question. The next question is how are debit cards issued to the customers? तो customers को बैंक अपने account के साथ में debit card भी issue करते हैं. वो क्या process होता है? Given options are A, through online applications only, B, by visiting the bank branch only, C, generic card without name embossing is issued immediately, or D, after 6 months of opening an account. So actually debit cards एक ही तरीके से issue किए जा सकते हैं by विजिटिंग द बैंक ब्रांच ओनली. मतलब जब जो कस्टमर है वो बैंक ब्रांच विजिट करेगा प्लस दे आर कंप्लीटिंग ऑल द नेसेसरी फॉर्मेलिटीज, ओनली आफ्टर दैट द डेबिट कार्ड विल बी इशूड. यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन से या फिर जो जेनरिक कार्ड है वो भी इमीडिएटली नहीं मिलता एंड 6 मंथ्स नहीं होता, ये कुछ कम टाइम पीरियड में होता है. सो द राइट आंसर इज बी, दैट इज बाय विजिटिंग द बैंक ब्रांच ओनली. नेक्स्ट. The next question is which of the following is part of the marketing management? So marketing management के अंदर क्या क्या आता है? Given options are A, identification of the business opportunities, B, understanding the customer needs, C, producing according to the customer's needs, or D, all of the above. So out of these options the right option is option D, that is all of the above. So marketing management होता क्या? It is actually an organizational discipline. इसके अंदर फोकस किस पे होता है? इट इज द फोकस ऑफ द प्रोसेस एप्लीकेशन as to how the market orientation can be done, the techniques and methods that are used inside the enterprises, as well as जो organization और management team होता है वो firm का वो कैसे marketing करता है resources का as well as the activities. So all of this comes under the marketing management, identifying the business opportunities, understanding the customer needs, and then producing according to the customer needs. So the right answer is option D. Next. The question says which of the following is the basic feature of an effective marketing system? So MKIS का main feature क्या होता है? Options are A, unified and centralized system, B, matching with the progress of foreign companies, C, high maintenance, or D, all of the above. So basic feature पूछा गया है. The right answer is option A, that is unified and centralized system. अब एक तो MKIS में ये आता है, दूसरा मैचिंग किसके साथ किया जाता है? मैचिंग इज not done with the progress of foreign companies. It is rather related with the dynamic environment, the dynamic environment and the progress of the organization. इससे मैचिंग किया जाता है. एंड एक और बड़ा इसका फीचर ये कि इट शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव. हाई मेंटेनेंस नहीं होना चाहिए, ये कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन A, that is unified and centralized system. इसके अलावा बाकी क्या इसके फीचर्स है ये भी हमने डिस्कस कर लिए हैं. Now let's move on to the next question. The question says pricing of the products and services in banks is mainly driven by which of the following? So जब बैंक के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की प्राइसिंग की जाती है तो उसका मेन बेसिस क्या है? Given options are A, asset liability management, B, regulatory advices that are given from the consumers, C, unstructured step-up pricing, or D, all of the above. So out of these, the right answer is A, that is asset liability management. Consumer से regulatory advices नहीं ली जाती. अगर regulatory advices का role है तो it is from the RBI, that is Reserve Bank of India. ये provide करता है किस तरीके से regulatory advices है जो कि banks को use करनी है. Structured step-up pricing होता है. So the right answer is A, that is asset liability management. It is used for the pricing of products and services. Next. The question says significance of having a good MIS in decision making is. अब यहाँ पे पूछा गया कि अच्छा एक effective management information system अगर organization implement कर रही है तो decision making में उसका importance या significance क्या होगा? Given options are A, it ensures bad decision making, B, it saves time and money, C, it provides business information, or D, it provides a fitting platform for good decision making. So actually MIS में क्या होता है? इससे जो भी managers होते हैं, managers at all the levels, they are provided with reliable data that is reliable and organized
so that they can use it in making a good decision. So it provides a fitting platform for good decision making. The right answer is option D. Bad decision making इसका objective नहीं होता है, saves time and money secondary होगा, baseless information नहीं, ये reliable और organized information provide करता है. So D is the right answer. Next question. The question says, which stage of the marketing focuses on the blending of people, culture, structure, decision and reward systems? So marketing के अंदर कई सारे stages होते हैं, इसमें से कौन से stage में blending of people, culture, structure, decision and reward systems is focused on? Given options are A. Marketing planning, B. Marketing implementation, C. Marketing control or D. Marketing mix. So among these, the right answer is B, that is marketing implementation. Marketing planning में होता है strategies create करना, control होता है कि अगर हम लोग ने implement किया उसके बाद हम लोगों को कुछ changes लाने हैं उसको और efficient करने के लिए, और marketing mix होती है what all strategies will be used. मतलब कि हो सकता है कि advertisements on the television, radio, newspaper, so ये कौन कौन सी techniques है उसकी बात करता है. But here we are talking about the blending of people, culture, etc. So the right answer is B, that is marketing implementation. Moving on. Next question is, in wealth management, what is tactical management? So wealth management के अंदर एक process होता है जिसको tactical management कहते हैं. इसका purpose क्या होता है? Given options are A. Selecting the appropriate ways to achieve the financial strategies. B. Managing the investment portfolios with a focus on income generation. C. Providing a flexible model to meet the needs of the clients, or D. None of the above. So tactical management किस लिए use किया जाता है? The purpose is to select the appropriate ways to achieve financial strategy. So the right answer is option A. अब ये ways किस तरीके से select किए जाते हैं? It is based on certain factors such as the what is the current market conditions. The current market conditions are also other factors such as the client risk as well as tolerance. तो ये कुछ factors हैं जिनको consider किया जाता है, and this is known as tactical management, that is to select the appropriate ways to achieve financial strategies. So the right answer is option A. Next. The question says, in securitization, what is the minimum retention requirement for mortgage based securities? So पहले तो ये जो question है, it is a multiple selection और मल्टीपल स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन. यहाँ पे हम लोग को स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और उसके बाद ये चार ऑप्शंस दिए गए. तो पहले हम लोग को स्टेटमेंट्स देखना है, फिर इसमें से जो सही है उसको सिलेक्ट करना है. ये जो क्वेश्चन है, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, दीज आर बीइंग आस्क्ड मोस्टली, मतलब 40 to 50% इसी टाइप के क्वेश्चंस है जो कि एग्जाम से पूछे गए हैं. तो जरूरी है कि आपको पता हो किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है. सो हियर यहाँ पूछा गया है कि मिनिमम रिटेंशन रिक्वायरमेंट MMR, इसका क्या रिक्वायरमेंट है? व्हाट इज द MMR फॉर द मॉर्टगेज बैक्ड सिक्योरिटीज? स्टेटमेंट्स आर A 2%, B 5%, C 10% और D 20%. अब ऑप्शन से हम लोग को देखना है राइट आंसर क्या है. सो द राइट ऑप्शन इज सेकेंड, दैट इज ओनली 2. इसमें से 5% यही MMR है. दिस इज द मिनिमम रिटेंशन रिक्वायरमेंट फॉर द मॉर्टगेज बैक्ड सिक्योरिटीज. अब MMR होता क्या है? It actually means that the originating bank, that is the originating bank or the financial institution, whatever the case may be, they must retain at least 5% of the risk associated. Whatever risk is associated with the securitized asset, उसका 5% जो होता है वो originating bank को retain करना होता है. This is the minimum retention requirement. And for mortgage-backed securities, the right answer is 5%. So this is the right answer, that is only 2. Moving on. The question says, which of the following is not offered by UPI? So question में पूछा गया है कि UPI में क्या चीज ऑफर नहीं होती है. Here the focus is on to be not. Now यहाँ पे हम लोग को statements दिए गए हैं. So again this is a multiple selection type question, and then out of these statements we need to select the right answer. So given statements are Aadhaar verification, standing instructions, merchant payments, immediate payment service. और options क्या है? Only 1, only 2, 1, 3 and 4 और 1, 2, 3 and 4.
तो पूछा गया कि यूपीआई क्या ऑफर नहीं करता। यूपीआई आधार वेरिफिकेशन देता है, मर्चेंट पेमेंट्स भी देता है और आईएमपीएस भी देता है, पर ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड नहीं करता। दैट इज स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस फॉर रिकरिंग पेमेंट्स, it is not provided under the unified payment interface. So the right answer is B, that is only 2. बाकी सारा ये provide करता है. So B is the right answer. Moving on. The next question is, which of the following does not come under the wealth management services? So wealth management services के अंदर काफी सारे categories हैं, उसमें से पूछा गया कि कौन सा wealth management services के अंदर नहीं आता है. Given statements are investment planning, retirement planning, tax planning और stock trading. So options के हिसाब से अगर हम लोग देखें, so इन्वेस्टमेंट प्लानिंग भी आता है वेल्थ मैनेजमेंट में, रिटायरमेंट प्लानिंग और टैक्स प्लानिंग भी, लेकिन स्टॉक ट्रेडिंग नहीं आता है. So the right answer is B, that is only 4. मतलब कि stock trading does not come under wealth management services. Stock trading, it falls under the domain of brokerage activities and investment trading. Brokerage activities and investment trading. लेकिन ये जो wealth management services होता है उसका core part नहीं होता है. So the right answer is option B, that is only 4. That is stock trading does not come under the wealth management services. Next. The next question says, why is there an exit load in the mutual funds or portfolio management services? So portfolio management services और mutual funds के अंदर एक concept होता है exit load. So वो exit load का concept क्यों exist करता है? Given statements are to discourage investors from redeeming their investments prematurely, to generate additional income for the fund or portfolio manager, to cover the administrative costs of maintaining the mutual fund or portfolio, or to ensure fair treatment of all the investors in the fund or portfolio. Options क्या दिए हैं? Only 1, only 2, 2 and 4 और 2, 3 and 4. तो हमको इसको आंसर करने के लिए एग्जिट लोड पता होना चाहिए क्या होता है. तो अगर हमें पता है, so we can easily answer that it is to discourage investors from redeeming their investments prematurely. So the right answer is A, that is only 1. एडिशनल इनकम के लिए नहीं होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट को कवर करने के लिए या फिर फेयर ट्रीटमेंट के लिए भी ये नहीं होता है. जो इन्वेस्टर्स है वो अपने इन्वेस्टमेंट से प्रीमेच्योरली यानी कि टाइम के पहले रिडीम ना कर ले, इसके लिए ये एग्जिट लोड को इंट्रोड्यूस किया गया है. एक्चुअली इट इंसेंटिवाइजेस द इन्वेस्टर्स टू स्टे इन्वेस्टेड फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन. इससे क्या होता है, जो फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग होती है उसको डिस्करेज किया जाता है. और जो फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग क्या होता है, इससे ना एक्चुअली जो फंड्स हैं वो डिस्टर्ब हो सकते हैं और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी भी डिस्टर्ब हो सकती है. तो ऐसी चीजों को अवॉइड करने के लिए एग्जिट लोड का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज ओनली 1. मूविंग ऑन. The question says, why do investors prefer mutual funds over direct stock trading? So direct stock trading से ज़्यादा mutual funds को क्यों prefer किया जाता है? We have certain statements. First, mutual funds offer professional fund management and diversification. They have higher returns as compared to direct stock trading. They have lower transaction costs and fees, or they offer greater control and flexibility in portfolio management. तो म्यूचुअल फंड का जो मेन एडवांटेज होता है दैट इट हैज ओवर द डायरेक्ट ट्रेडिंग इज दैट यहाँ पे क्या मिलता है, वी गेट एक्सपर्ट फंड मैनेजमेंट और द एक्सपर्ट फंड मैनेजर्स एडवाइजर्स. सो हम लोगों को जो फंड मैनेजर्स उसका एक्सपर्टीज मिलता है, दैट विल प्रोवाइड अस प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन. सो द राइट आंसर इज ए, दैट इज ओनली 1. हायर रिटर्न्स ये जरूरी नहीं, क्योंकि डायरेक्ट स्टॉक ट्रेडिंग में रिस्क ज्यादा होता है एंड वी नो दैट हायर रिस्क मींस हायर रिटर्न. देन इसमें लोअर ट्रांजैक्शन कॉस्ट या फीस भी नहीं होती. म्यूचुअल फंड्स कई बार क्या होता है, ये ज्यादा कॉस्ट और फीस पे भी होता है. एंड इसमें ग्रेटर कंट्रोल या फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती. इट स्टिल हैज द कंट्रोल इज विद द फंड मैनेजर. सो द राइट आंसर इज 1, दैट इज म्यूचुअल फंड्स ऑफर प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन. इसके अलावा इट ऑल्सो हेल्प्स रिड्यूसिंग द इंडिविजुअल स्टॉक रिस्क. जो स्टॉक रिस्क होते हैं लाइक वी सेड ये रिड्यूस इसमें कम होते हैं. एंड इट प्रोवाइड्स ब्रॉडर मार्केट एक्सपोजर. मार्केट एक्सपोजर भी म्यूचुअल फंड्स में ज्यादा मिलता है. दिस इज द रीजन व्हाई दैट इट इज प्रेफर्ड ओवर द डायरेक्ट स्टॉक ट्रेडिंग. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज ओनली 1. नेक्स्ट.
The next question is, what is the maximum tax-free gift amount that an individual can receive from a non-relative? So यहाँ पूछा गया है कि maximum tax-free gift amount क्या है? Given options are A rupees 10,000, B rupees 25,000, C rupees 50,000 और D rupees 1 lakh. So यहाँ पे क्या पूछा गया कि tax-free gift amount क्या है? So this is according to the Indian tax laws. The Indian tax laws, that the amount of gift that is tax free, it can be received from a non-relative, it is rupees 50,000. So the right answer is option 3. ये नॉन रिलेटिव के केस में होता है इन अ फाइनेंशियल ईयर. सो इसके अलावा जो भी अमाउंट इसे एक्सीड हो रहा है, इट इज सब्जेक्ट टू टैक्स. सो एनीथिंग अबव 50,000 that is received as a gift is liable to be paid as tax. But यहाँ पे क्या पूछा गया है, tax free gift amount क्या है? So the right answer is option 3, that is 50,000. Next question. The question says NEFT stands for. So this is a very simple question, but ऐसे simple question से पूछे जा सकते हैं. So NEFT का full form क्या है? Whether it is National Electronic Funds Transfer, National Exchange for Financial Transactions, Non-Exchangeable Financial Tracking, or the New Electronic Fund Transfer. Out of these, the right option is option A. NEFT stands for National Electronic Funds Transfer. So ये एक payment system है. It is a payment system that allows or facilitates the electronic transfer of funds between the banks in India, between one bank to another bank. इसीलिए NEFT यूज किया जाता है. NEFT का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर. सो यहाँ पे आपको रिवाइज करने की जरूरत है कि NEFT इंट्रोड्यूस कब किया गया था, इसका प्रोसेस क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए. ये बेसिक चीजें हैं. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर. नेक्स्ट. The question says, what are white label ATMs? So ATMs कई तरह के होते हैं. इससे पूछा गया कि white label ATMs क्या होते हैं. Given statements are ATMs that exclusively dispense white colored banknotes, ATMs that are operated by the non-banking entities on behalf of the banks, ATM that is only accessible to individuals with the white debit cards, or ATMs that offer a wide range of banking services in addition to the cash withdrawals. So white label ATMs, इसका जो basic characteristic है, it is that it is operated by the non-banking entities on behalf of the bank. So the right answer is B, that is only 2. White colored banknotes गलत है, white debit cards भी गलत है, और ये बहुत सारी services नहीं provide करते हैं, so ये भी गलत है. ये work क्या करते हैं, services क्या provide करते हैं? It is according to the guidelines and regulations that are given by RBI. Now ATMs कितने तरह के होते हैं? There are various ATMs जैसे कि on site, off site ATMs, then there are brown ATMs, orange ATMs. तो ये सारे ATMs, येलो ATMs से आपको पता होना चाहिए कि मेन फंक्शंस क्या होते हैं सारे ATMs के. मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये व्हाइट या फिर ब्राउन ATM से रिलेटेड ही होते हैं. So here the right answer is option B, that is only the second statement is correct. Now let's move on to the next question. The question says, what is loan to value ratio for the housing loans above 75 lakhs? So लोन टू वैल्यू रेशियो ये पूछा गया है कि जो भी हाउसिंग लोन है जिनका अमाउंट 75 लाख से ज्यादा है उसका एलटीवी क्या होता है. पहले तो एलटीवी होता गया, एलटीवी का मतलब है जो मैक्सिमम पार्ट है लोन का, द मैक्सिमम लोन दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय द लेंडर. जो भी उस प्रॉपर्टी की वैल्यू है या फिर जो भी प्रॉपर्टी के लिए लोन लिया जा रहा है उसकी वैल्यू का कितना पार्ट है जो लेंडर प्रोवाइड करेगा. गिवन ऑप्शंस आर 60%, 75%, 80% और 90%. तो यहाँ पे स्पेसिफिकली पूछा गया है फॉर द लोन अमाउंट अबव रुपीज 75 lakhs. So here the LTV is 80%. So the right answer is C. अब 80% का मतलब क्या है? जो भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है अगर वो प्रोवाइड कर रहा है तो उस लोन अमाउंट का 80% लेंडर पे करेगा. It will be paid by the lender and the remaining 20% it has to be provided by the borrower itself. मतलब जो कस्टमर है उसे 20% एज अ डाउन पेमेंट ये प्रोवाइड करना होगा. So this is the meaning of LTV and here the right answer is C, that is 80% is the LTV in the case of housing loans above rupees 75 lakhs. So C is the right option. Next question. The question says, what
of the following documents are considered for the valid know your customer verification. So KYC verification जो कि banks conduct करते हैं, इसमें कौन से documents हैं जो कि consider किए जा सकते हैं? Given options are A, Aadhaar card, passport and driving license, B, ration card, student ID and library card, C, utility bill, rental agreement and PAN card, और D, birth certificate, marriage certificate and voter ID. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं KYC की. So under the KYC procedure, the documents to be considered are A, that is Aadhaar card, passport and driving license. ये regulatory requirement है. This is the regulatory requirement that the applicant or the customer has to provide these documents for getting the activity or the service from the bank. अब आधार कार्ड, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस लिया क्यों जाता है? इट इज फॉर द आइडेंटिटी as well as the address verification or address proof of the individual. So आधार कार्ड को आइडेंटिटी के लिए एड्रेस प्रूफ की तरह यूज किया जाता है, उसी तरीके से पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस भी एक्सेप्टेबल है. So the right answer is option A, that these are the documents that can be considered for the know your customer verification. A is the right answer. Moving on. The question is, why banks are considered the safest institution for mobilizing the people's saving? तो यहाँ पे हमको बताया गया है कि banks हैं, उनको safest institution माना जाता है for mobilizing people's savings. Now इसमें पूछा गया है कि ऐसा क्यों है? Given options are A, they offer high returns on the saving products. B, they have large amount of resources that can allow the withdrawal of deposits whenever the customer wants to withdraw. C, they are capable to offer the long-term investment opportunities, or D, that they have the ability to guarantee returns on the investment products. So banks का क्या reason होता है? ये safest होता है because they have a large amount of resources that can allow the withdrawal of deposits whenever the customer wants to withdraw. So अगर हम लोग बात करते हैं जैसे retail banking की, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे individual customers में savings हैबिट डेवलप करने के लिए बैंक्स वर्क करते हैं थ्रू द कासा डिपॉजिट्स. तो इसमें बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं, मतलब जो इंडिविजुअल्स हैं ये विड्रॉ भी कर सकते हैं, डिपॉजिट भी कर सकते हैं. दिस इज बिकॉज ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल विद द बैंक्स एज कंपेयर टू द अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. बैंक्स के पास ज्यादा रिसोर्सेज होते हैं. हायर रिटर्न से सेविंग प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं, ये भी सच नहीं है, दिस इज नॉट राइट. देन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज भी ऑफर नहीं करते हैं, या फिर वो गारंटी नहीं करते हैं. जो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स है उसमें गारंटीड रिटर्न्स भी प्रोवाइड नहीं करते हैं. सेफेस्ट इसीलिए है क्योंकि दे हैव द लार्ज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट. The next question is, what is the main difference between the open-ended and the closed-ended funds? तो banks open-ended और closed-ended funds दोनों provide करते हैं. पूछा गया है कि इनमें जो main difference है वो क्या है? Given statements are, open-ended funds have a maturity date while the closed-ended funds do not. B, open-ended funds are listed on a stock exchange while the closed-ended funds are not. C, the investors can buy and sell units of the closed-ended funds from the AMC, while the open-ended funds can only be traded on the stock exchange. Or D, the closed-ended funds can only be invested in equities while the open-ended funds can be invested in a variety of asset classes. तो इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं. ओपन-एंडेड फंड्स में मैच्योरिटी डेट होती है, क्लोज-एंडेड में नहीं होती है. या फिर ओपन-एंडेड फंड्स जो होते हैं उनको स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट किया जाता है और क्लोज-एंडेड को नहीं किया जाता. बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द क्लोज-एंडेड फंड्स ये एएमसी से हो सकता है, बल्कि जो ओपन एंडेड फंड्स है ये केवल स्टॉक एक्सचेंज पे ही ट्रेड किए जा सकते हैं. और द क्लोज एंडेड फंड्स इनको केवल इक्विटीज में इन्वेस्ट किया जा सकता है, बल्कि जो ओपन एंडेड फंड्स है इनको वैरायटी ऑफ एसेट क्लास में इन्वेस्ट किया जा सकता है. So actually the main difference between these two is that the investors can buy and sell units. So investors can buy and sell units of the closed-ended funds from the AMC. लेकिन जो ओपन एंडेड फंड्स है ये केवल स्टॉक एक्सचेंज पे ही ट्रेड किए जा सकते हैं. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी. अब जो क्लोज एंडेड फंड्स हैं दे कैन आल्सो हैव अ फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स. क्लोज एंडेड में फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं, while the open ended funds can issue new shares as needed. ओपन एंडेड में न्यू शेयर्स भी इशू किए जा सकते हैं. ये भी एक डिफरेंस है दोनों के बीच का. बट हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन.
The next question is the maximum period for a term deposit in most banks is. So banks जब वो term deposit offer करते हैं या फिर fixed deposit, तो उसका maximum period ज्यादातर banks क्या रखते हैं? Given options are A 1 year, B 5 years, C 10 years और D 20 years. तो टर्म डिपॉजिट्स में बैंक्स जब भी ऑफर करते हैं तो लोग कोशिश करते हैं कि उनका जो मैक्सिमम पीरियड है इट इज टू बी केप्ट एट 120 months, that is 10 years. So the right answer is option C. ये they should not provide term deposit exceeding 120 months. जहां पे भी अगर ये 12 months से ज्यादा के लिए प्रोवाइड किया जाता है, so इसको कैसे प्रोवाइड करते हैं? The deposits they are accepted in the multiples of 3 months. जैसे कि क्या हो सकता है इसमें? देयर कैन बी 15 months, 18 months, 21 months एंड सो ऑन. ये ज्यादातर बैंक्स कोशिश करते हैं, पर अगर कस्टमर्स कुछ स्पेशल रिक्वेस्ट करते हैं तो ब्रांचेस इसको चेंज भी कर सकते हैं. मतलब कि दे कैन इवन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फॉर अ पीरियड ऑफ कंप्लीट मंथ्स, जहां पे भी कंप्लीट मंथ्स हैं, या फिर टर्मिनल मंथ्स के लिए भी. फॉर एग्जांपल 13, 37, 48 एंड इवन फॉर डेज, दैट इज 12 days एंड सो ऑन. तो इस तरीके से बैंक्स टर्म डिपॉजिट के अंदर डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं. बट हियर द राइट आंसर इज सी, दैट इज 10 years. नेक्स्ट, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉर्पोरेट टैक्स इज. तो यहाँ पे पूछा गया कि कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है. गिवन स्टेटमेंट्स आर a tax that is imposed on the profits earned by companies from their businesses, tax levied on the goods and services, tax imposed on the income earned by the individual or the taxpayer, or the tax that is paid by one person on behalf of another. So पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि टैक्स ये डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है. सो कॉर्पोरेट टैक्स इज एक्चुअली अ डायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है? जिस पर्सन पे टैक्स का इंसिडेंस है और जिस पर्सन पे टैक्स का इम्पैक्ट है, ये दोनों सेम ही होता है. तो यहाँ पूछा गया कॉर्पोरेट टैक्स क्या है. सो इट इज एक्चुअली अ टैक्स दैट इज इम्पोज्ड ऑन द प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय द कंपनीज फ्रॉम देयर बिजनेसेस. सो द राइट आंसर इज ए, ओनली वन. जो टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज पे अप्लाई किया जाता है, दिस इज द जीएसटी. टैक्स दैट इज इम्पोज्ड ऑन द इनकम, इट इज द इनकम टैक्स. इनकम टैक्स भी एक डायरेक्ट टैक्स है, whereas जीएसटी क्या है? ये इनडायरेक्ट टैक्स है. एंड टैक्स दैट इज पेड बाय वन पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ अनदर, ये हम लोग इंसिडेंस या इम्पैक्ट की बात कर सकते हैं, बट ये कॉर्पोरेट टैक्स से रिलेटेड नहीं है. कॉर्पोरेट टैक्स में क्या होता है? सेम पर्सन पेज द टैक्स. सो द राइट आंसर इज ए, दैट इज only one. Corporate tax is a tax that is imposed on the profits that is earned by companies from their businesses, and it is a direct tax. Next, and the last question for today's session is, what is the maximum exemption limit for the ULIPs under section 80C? So ULIP, that is the unit linked insurance plans. Unit linked insurance प्लान्स, इसके अंदर जो एग्जेम्प्टेड लिमिट है वो क्या है? गिवन ऑप्शंस आर ए ₹50,000, बी ₹75,000, सी ₹1 lakhs और डी ₹5 lakhs. सो यूएलआईपीज ये क्या होते हैं? दीज आर द टैक्स सेविंग स्कीम्स. इससे क्या कर सकते हैं? इंडिविजुअल्स अपने टैक्स को सेव कर सकते हैं. एंड हियर इन द एग्जेम्पशन लिमिट इट इज सी, दैट इज ₹1 lakhs. दिस इज द एग्जेम्प्टेड लिमिट जो कि हमको यूएलआईपी मिलती है. दिस इज अंडर द सेक्शन 80C. तो ये इंश्योरेंस में टैक्स सेविंग है. अपार्ट फ्रॉम दैट, मतलब जो इन्वेस्टमेंट एग्जेम्पशन होता है उसके साथ हम लोग को मेच्योरिटी सेविंग्स, द मेच्योरिटी सेविंग्स, दीज आर ऑल्सो टैक्स एग्जेम्प्ट. तो इंश्योरेंस के साथ साथ मेच्योरिटी सेविंग्स जो होती है वो भी टैक्स एग्जेम्प्ट होती है. So the right answer is C, that is ₹1 lakhs is the maximum exemption that is provided for the ULIP under section 80C. With this, we have come to the end of today's session. This was the part 2 of our previous year question series. हम लोग यहाँ पे PYQs discuss कर रहे हैं from the session 2023 में. ये आपके आने वाले जो एग्जाम में आप अटेम्प्ट करोगे अक्टूबर में, ये उसके लिए इम्पोर्टेंट है. सो इन टोटल अब हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं. Another 50 questions are left जो कि हम लोग आगे के पार्ट्स में डिस्कस करेंगे. The first video and this video they are being uploaded on the YouTube channel of My Online Prep. So do subscribe to the channel so that you do not miss any video. Apart from this video, आप ये questions को download भी कर सकते हो. The description link has been provided. Moreover, आप ऐप पे जाके इनको
अटेम्प्ट कर सकते हो इन द फॉर्मेट ऑफ मॉक टेस्ट, वो भी आपके लिए हेल्पफुल होगा. सो नाउ विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन कीप लर्निंग विद अस एंड थैंक यू.